हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पार्ट 3 ज्योग्राफी का 101 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्प मिलता हो तो लाइक कीजिए। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई नवीन हेड सील्ड समुद्री स्लग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस प्रजाति की खोज गुजरात के कच्छ क्षेत्र में की गई थी। तो बिल्कुल नहीं, इसकी खोज आपको पश्चिम बंगाल तट पे की गई थी। तो बंगाल तट पे की गई थी, बंगाल तट। तो याद रखिएगा। दूसरा कथन, ये मोलस्का प्रजाति से संबंधित है। तो बिल्कुल सही, ये मोलस्का प्रजाति से संबंधित है। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखा गया है। तो बिल्कुल सही है, इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पे ही रखा गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, अर्थात 2 और 3। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन टाइगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोल्डन टाइगर के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कथन है, यह बंगाल टाइगर की एक पृथक उप प्रजाति है जिसे हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखा गया था। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये देखा गया था आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन में बोल रहा है, इसकी पहचान इसके हल्के सुनहरे रंग और लाल भूरी धारियाँ से होती है। तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है, अर्थात उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोटे अनाज माइल्स के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोटे अनाज के बारे में पूछ रहा है। तो पहला कथन है, मोटे अनाज गर्म जलवायु का अनाज है जो घास परिवार से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है कि मोटे अनाज घास परिवार के सदस्य से आता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया था 2023 में। तो ये सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, भारत विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। तो ये गलत है, भारत पहले स्थान पे है, भारत प्रथम स्थान पे है। तो भारत उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाएगा। तीसरा कथन है, भारत विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक है। नहीं, ये 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। चौथा कथन है, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज घोषित किया गया था। तो ये अभी हम बताएं, ये बिल्कुल सही है कि 2023 में मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। पूछा है सही है तो केवल 1 हो जाएगा। सॉरी, ये राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दिया है। हम अभी आपको बताए कि होता है ये राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। तो ये भी गलत, 4 गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें सही पूछा है तो सही सिर्फ ए है, 1 है। तो अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्रेडिट संगठन BCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जैव विविधता संरक्षण के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। तो बिल्कुल नहीं, आपको बता दें कि ये बाजार आधारित तंत्र है। हाँ बिल्कुल सही, ये बाजार आधारित तंत्र है। दूसरा कथन, यह कंपनी के क्रेडिट खरीद कर जैव विविधता पर उनके नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, अनुमति देता है। तीसरा है, यह नवीन नियामक संस्था है जो जैव विविधता संतुलन के लिए मानकों को लागू करती है। तो ये गलत हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं है। इसमें चौथा कथन है, यह गैर लाभकारी संगठन है जो जैव विविधता क्रेडिट के विकास को बढ़ावा देती है। तो बिल्कुल सही है,
ये विकास को बढ़ावा देती है, क्रेडिट के विकास को बढ़ावा देती है। तो इसका सही हो जाएगा 1, 2 और 4, सही ही पूछा है तो 1, 2, 4 अर्थात डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को उनके प्रारंभ किए जाने वाले वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ परियोजना का नाम दिया गया है और उसको व्यवस्थित करना है हमको, मतलब क्रम से बताना है। तो आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको आगे मालूम होना चाहिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में शुरू हुआ। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आपको 1975 में। प्रोजेक्ट टाइगर का बात करें तो ये हो गया 1973 में, ठीक है। और प्रोजेक्ट चीता ये आपको मालूम होगा 2022 में ही हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपका हुआ था इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर अर्थात 3, तो आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। उसके बाद हुआ था आपका प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 75 में, तो 3, 2 तो सी में मिल रहा है तो 3, 2, 1, 4 ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ब्लॉक पर्वत है। तो ब्लॉक पर्वत को बताना है कि कौन से ब्लॉक पर्वत है। पहला है यूएसए के कास्केड रेंज, तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। दूसरा है ग्रेट अफ्रीकी रिफ्ट वैली, तो ये बिल्कुल है। फ्रांस के वोसगैस पर्वत, ये भी बिल्कुल है। तो आपका 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओलिविया रिडले कछुए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, उड़ीसा में रुसकुल्या नदी के पास लाखों मादा ओलिविया रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडा देने के लिए आते हैं। तो आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल सही है कि उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का रुसकुल्या नदी के पास वहाँ पे लाखों कछुए अंडे देने के लिए आते हैं। सभी समुद्री कछुओं की प्रजाति में इन कछुओं की आबादी सर्वाधिक है, तो बिल्कुल सही है, इनकी सबसे ज़्यादा आबादी है। इनकी आयुसीयन स्थिति सुभेद्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जो है ये इसके अंतर्गत है, ये इसको रखा गया है। तो तीनों सही है, तो 1, 2, 3 अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वलित पर्वत का मुख्य विशेषता क्या है। तो विशेषता पूछ रहा है वलित पर्वत के बारे में है। तो सभी वलित पर्वत दुनिया की अन्य पर्वत प्रणालियों जैसे ब्लॉक पर्वत की तुलना में युवा है। तो ऐसा नहीं है, ये युवा नहीं है, युवा कहीं है कहीं नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कथन है, ये तब बनते हैं जब बड़े क्षेत्र टूट जाते हैं और लंबवत रूप से विस्थापित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वलित पर्वत क्षैतिज संपीड़न से बनते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये हमेशा ज्वालामुखी से जुड़े होते हैं, तो आपको ये भी गलत हो जाएगा, ये हमेशा ज्वालामुखी से जुड़े नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ज्वालामुखी ही हो, तो ये भी गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सही है, अर्थात कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के बीच चर्चा में रहने वाला शब्द ऊट क्लाउड किससे संबंधित है। तो ऊट क्लाउड के बारे में पूछ रहा है। तो ऊट क्लाउड आपको मालूम होगा, ये हमारे सौर मंडल के चारों ओर बर्फीले मलबे का मोटा बुलबुला है। तो इसमें आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, हमारे सौर मंडल के चारों ओर बर्फीले मलबे का मोटा बुलबुला है, बिल्कुल सही बता रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, तो ये आपको बिल्कुल सही है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ही होता है। इंताकी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको मणिपुर दिया, मणिपुर नहीं बल्कि ये होता है आपको नागालैंड, तो ये नागालैंड हो जाएगा। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नहीं बल्कि राजस्थान होता है, ये आपका राजस्थान हो जाएगा।
राजस्थान। तो इसका हो जाएगा सही आपका 1 और 3। तो पूछा है सही उत्तर का चयन कीजिए, 1, 3 अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजेंडा 21 के बारे में पूछ रहा है। तो एजेंडा 21 के बारे में, यह एक सतत विकास हेतु एक वैश्विक कार्य योजना है। तो बिल्कुल सही है, ये सतत विकास हेतु एक वैश्विक कार्य योजना है। इसमें फिर दूसरा बोल रहा है, इसे 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। तो नहीं, ये आपको अपनाया गया था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, 1992 का। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा गलत है, अर्थात 2 गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्का का चमकीला स्टेक बहुत कम समय तक रहता है। तो उल्का का चमकीला स्टेक बहुत कम समय तक रहता है, इसका कारण क्या है पूछ रहा है। तो पहला है वायुमंडल के कारण होने वाला घर्षण उल्का को जल्दी से वाष्पित कर देता है। तो बिल्कुल सही यही होगा। जैसे जो उल्का पिंड आते हैं तो उनका जो घर्षण होता है, तो घर्षण से वो जल्दी वाष्पित हो जाते हैं। और तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, उल्का की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर दिशा में होती है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, उल्टा दिया हुआ है। इसमें बर्फीला मलबा होता है, तो बर्फीला मलबा होता है, ये भी सही नहीं है। अब चमकने का ये कोई कारण नहीं है। जैसे जैसे यह सूर्य के करीब आता है उल्का की पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए ही होगा सही। अगला क्वेश्चन है, शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती ZBNF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला कथन दिया है, यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें खेती रसायनों का ऋण या खरीदे गए इनपुट पर कोई धन खर्च किए बिना की जाती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि हाँ, इस तकनीकी पर बिना कुछ खर्च किए ही ऋण या खर्च किए ही खरीद की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के कृषक सुभाष पालेकर द्वारा प्रचालित की गई थी। तो ये भी सही है कि इसके सुभाष पालेकर द्वारा ही प्रचालित की गई थी। यह 3 स्तंभों बीजमृत, जीवामृत और वहापासा के आधारित पारंपरिक भारतीय प्रथाओं का पालन करती है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये 3 ही नहीं होता है बल्कि 4 होता है। और चौथा है वो मल्चिंग, जिसको बोलते हैं मल्चिंग। तो ये मल्चिंग एक चौथा है। तो ये 3 दिया है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर पूछ रहा है, तो 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो UNEA के बारे में पूछ रहा है। पहला कथन दिया है, यह पर्यावरण के संबंधित मामलों के लिए विश्व का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। तो बिल्कुल सही है, ये इसमें संस्था में पर्यावरण को हित में देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। UNEA का 6ठा सत्र अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। तो नहीं, ये गलत है, ये न्यूयॉर्क में नहीं, नैरोबी में किया गया था, केन्या के नैरोबी में। तो ये केन्या के नैरोबी में किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, UNEA की स्थापना वर्ष 2012 में ब्राज़ील में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो 20 के परिणाम के रूप में किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि 2012 में ब्राज़ील में आयोजित सतत विकास किया गया था। तो ये 1 और 3, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन। ग्रीन वॉशिंग, तो ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वाधिक वर्णन इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन दिया है सी में। यह किसी नीति या उत्पादन को वास्तविकता से कम हानिकारक या पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए जानकारी को विकृत करने की एक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है।
तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन किया गया नियम 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नवीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधक के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है, इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को प्लास्टिक अपशिष्ट का वार्षिक मूल्यांकन करना और यह अनुमान लगाना कि अगले 5 वर्षों में कितनी प्लास्टिक उत्पन्न होगी। तो ये बिल्कुल सही है, पहला कथन सही हो जाएगा। कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के हितधारक स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय निकायों के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको ये भी सही कह रहा है कि हाँ, हम जुड़ सकते हैं बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल प्लास्टिक के साथ। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में दिए गए एक कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथनों पर विचार करना है भारत के संदर्भ में। जैसे पहला कथन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। नहीं, ये 2.4% है, तो पहला गलत हो जाएगा। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्तर पर्वत अवस्थित है। तो भ्रंश पर्वत के बारे में पूछ रहा है, हम बोल रहे उत्तर पूर्वी सीमा पर। तो आपको उत्तर पूर्वी सीमा मालूम है कि वो हिमालय का पार्ट है, तो वो नवीन वलित पर्वत है, ना कि भ्रंश। तो ये दूसरा भी गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल 100 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसे भारत सरकार नहीं बल्कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। तो इथेनॉल 100 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा कथन। इसमें 96% इथेनॉल और 4% पेट्रोल होता है, जो इसे पेट्रोल के एक स्वच्छ और हरित विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है। तो नहीं है, इथेनॉल 100 में 100% इथेनॉल होता है, ये सबसे शुद्ध रूप है इथेनॉल का। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ना तो 1 ना ही 2, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान केंद्रों KVK के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, पहले कृषि विज्ञान केंद्र का वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था। तो KVK को 1994 में नहीं बल्कि 1974 में, याद रखिएगा, ये 1974 में स्थापित किया गया था। तो पहला गलत हो गया। ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली NARS का एक अभिन्न अंग है। तो बिल्कुल सही है, ये NARS का एक अभिन्न अंग है। तीसरा में बोला, ये किसानों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच जानकारी के आदान प्रदान हेतु प्राथमिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है, कृषि अनुसंधान परिषद के बीच कार्य करता है और किसानों के बीच। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा में, उनके वित्तीयन का 70% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है और शेष 30% राज्य सरकार द्वारा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो इसमें सही हो जाएगा, सही पूछा है तो इसमें सही हो जाएगा आपका 2 और 3, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिहार में पूछा है खनिज निर्माण के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो बिल्कुल सही है, रोहतास में पाइराइट पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर और मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही। तीसरा है, स्वर्ण के भंडार जमुई जिले में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही, ये स्वर्ण का भंडार जमुई जिले में पाया गया है, देखा गया है, खोजा गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो तीनों सही है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि चूना पत्थर कैमूर, रोहतास, मुंगेर, ये तीनों जगह पाया जाता है। अभ्रक का बात करें तो नवादा में पाया जाता है। क्वार्टार्ज का बात करें तो ये जमुई, मुंगेर, नालंदा, इस सब में पाया जाता है। और अगर हम आपको सोना का बात करें तो जमुई हो ही गया, चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर।
चीनी मिट्टी का बात करें तो भागलपुर और मुंगेर भी होता है। तो अब बक्साइट, मुंगेर और रोहतास, तो बक्साइट के बारे में मुंगेर और रोहतास याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो किस नदियों के संगम से बनती है पूछ रहा है। तो ये बनती है मोहना और लीलाजन नदियाँ। ये दो नदियाँ जो है मोहना और लीलाजन, इन नदियों के संगम से बनती है। आपको बता दें फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था पहले। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार में पहली बार चाय के बागान स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे ठाकुरगंज जो किशनगंज जिले में पड़ता है। आपको बता दें ये किशनगंज जिले में पड़ता है ठाकुरगंज। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-11 के अनुसार निम्नलिखित में से सही आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम मतलब हो गया आपका बढ़ते क्रम में। तो इसका अगर देखें तो इसमें सबसे कम इस ऑप्शन में सिवान का कम होता है, उससे ज़्यादा किशनगंज, उससे ज़्यादा मधेपुरा। तो अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में निम्नलिखित में से किस उद्योग की प्रधानता है? तो इसमें अनाज आधारित उद्योग की प्रधानता ज़्यादातर है। अनाज आधारित उद्योग की प्रधानता इसमें ज़्यादा हो जाएगा। और बता दें आपका गन्ना, तो गन्ना में भी बिहार में खेती होती है, गन्ना भी एक प्रमुख उद्योग है। तो और पहली बार चीनी मिल जो चीनी के गन्ना से बनता है चीनी, तो चीनी के लिए जो स्थापित किया गया था वो 1904 में सारण में किया गया था, वो भी मढ़ौरा जिला में, सारण के मढ़ौरा में। अगला क्वेश्चन है, अटक में अपनी पर्वतीय यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से आने वाली किस नदी से मिलती है? तो सिंधु नदी अफगानिस्तान से किस नदी से मिलती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपको बता दिए काबुल नदी से मिलती है। और सिंधु नदी पश्चिमी तिब्बत में कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व से निकलती है, कैलाश पर्वत के उत्तर पूर्व से, ये भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? क्षोभ मंडल के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी ऊंचाई औसतम 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सही। इसकी 13 किलोमीटर औसत ऊंचाई हो जाएगा। अगर इसका ध्रुव पर देखें तो ध्रुव पर ये 8 किलोमीटर होता है, और जबकि विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर होता है। इस हिसाब से अगर औसत देखें तो औसत इसका 13 किलोमीटर हो जाता है, तो बिल्कुल सही। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये सबसे निचली परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। ऊंचाई के साथ घटता है, हर 600 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं है। पहला ए सही है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया से अलग हुआ दक्षिणी महाद्वीपीय कहलाता है। वो पेंजिया से जो अलग हुआ है उसके दक्षिणी महाद्वीपीय क्या कहलाता है पूछा है, तो वो गोंडवाना लैंड कहलाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका सही और सॉरी ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से अगर दक्षिण देखें, ये उत्तर, इधर से उत्तर से दक्षिण, और ये पश्चिम से पूरब। तो उत्तर से दक्षिण आपका हो जाएगा ये 3233, ये आपका होता है 3214 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूरब देखें तो ये होता है आपका 2933 किलोमीटर। तो आपका ये उत्तर से दक्षिण का ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही, पहला कथन सही है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक समयोत्तर माना गया है, बिल्कुल सही। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय माना गया भारत का। और ये रेखा मुख्य रूप से 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से, जिसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। तो 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे, तो अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो ये आते हैं CWG। ये पिछले एग्जाम में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर में, कि बिहार की जलवायु कौन से वर्गीकरण में है। तो CWG, अर्थात इसको बोलते हैं शुष्क सर्दी के साथ मानसून। तो बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन चट्टानों से खनिज का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। बिल्कुल सही है, चट्टानों से जो खनिज निकाला जाता है उसे अयस्क ही कहते हैं। दूसरा कथन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई के कुलगाड़ी और कुलगुडली और कुलगाड़ी, ये दोनों क्षेत्र सोने के सबसे बड़े भंडारण है। तो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया के ये जो खदान है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC में स्थित कटंगा पठार तांबे के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि कांगो का जो कटंगा पठार है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्टाज, फेल्डास्पार और अब्रक से बना होता है। तो आपको बता दें ये बिल्कुल सही है कि ग्रेनाइट जो है क्वार्टाज, फेल्डास्पार और अब्रक से बना होता है। दूसरा कथन है, क्वार्टाज फेल्डास्पार की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट होता है। तो गलत है, ये अधिक तेजी से नष्ट नहीं होता है, बल्कि ये एक अवरोधक है। रेगोलिथ विघटित चट्टानों के खनिज अवशेष हैं जो मिट्टी का आधार बनाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, रेगोलिथ विघटित चट्टानों की खनिज अवशेष है जो मिट्टी का आधार बनाते हैं। तो 1 और 3 सही है। इसमें पूछा है सही नहीं है, अर्थात गलत कौन है? तो गलत सिर्फ 2 है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, जिसमें पहला है खोजकर्ता का नाम दिया है, जन्म स्थान, वो कहाँ पे जन्मे। तो जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? वो इटली का था, तो ये इटली हो जाएगा। जैक्स कार्टियर, तो जैक्स कार्टियर जो है ये फ्रांस का था। और सर फ्रांसिस ड्रेके है आपका यूनाइटेड किंगडम का था। और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल का था। तो 1 का आपका 3 हो जाएगा, और बी का 4, 1 का 3, बी का 4, अर्थात ऑप्शन ए मिल रहा है, और सी का 2 और डी का 1। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है कि कथन और कारण दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। कथन में है, महासागरीय गर्त सामान्यतः महासागरों के मध्यवर्ती भाग में स्थिर होता है। तो ये जरूरी नहीं है, महासागरों का जो गर्त है वो आपको मध्यवर्ती भाग में ही है। ये आपको 2 प्लेटों के गड्ढे में भी मिल सकता है, जहाँ बलित हो गया अंदर महासागरों के अंदर, तो ये हो सकता है कहीं भी हो। दूसरा है, महासागरीय गर्त महासागर के सर्वाधिक गहरे भाग होते हैं। तो बिल्कुल सही, ये सही है कि जो गर्त होते हैं वो महासागरों का सबसे गहरा पार्ट है, गहरा हिस्सा है, जो गहरा जगह है। तो इसका कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है, तो अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, कथन गलत और कारण सही। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी पूछ रहा है किस गांव के पास से निकलती है। तो ये निकलती है आपका नगरी गांव से निकलती है। ये पड़ता है आपका झारखंड के रांची जिले में। तो ये आपका नगरी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो बिहार के बारे में पूछा है, जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, आपको मालूम है पश्चिमी चंपारण में है, ये बिहार में ही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य ये आपका राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार में ही हो जाएगा, ये बिहार के मुंगेर में पाया जाता है, स्थिर है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 और 4 बिहार में है, तो 1, 4 अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा सही।
अगला क्वेश्चन है, आप किसी बाह्य ग्रह का पहचान कैसे करेंगे? बाह्य ग्रह का पहचान करने का क्या तरीका हो सकता है? इसकी एक डगमगाती कक्षा, बिल्कुल सही। इसकी एक डगमगाती कक्षा के बारे में अगर जान गए तो हम पता लगा लेंगे कि बाह्य ग्रह है। यह हमारे सौरमंडल के भीतर एक तारे की परिक्रमा करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तारे की परिक्रमा करती है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। रेडियो तरंगों का उपयोग करके इसका पता लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही, रेडियो तरंगों का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। ऐसे ही अधिकांश ग्रहों का पता लगाया गया है। तो 1 और 3 सही है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है, बिग बैंग द्वारा शुरू हुआ विस्तार आज भी जारी है। बोल रहा है बिग बैंग द्वारा शुरू विस्तार आज भी जारी है, तो बिल्कुल सही बोला, सही है ये। बिग बैंग की तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यधिक अपारदर्शी हो गया और वायुमंडल बनने तक तापमान बढ़ना शुरू हो गया। तो ये ऐसा हुआ होगा, ये कारण भी थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। तो कथन ए सही है और आर ए का उचित स्पष्टीकरण है। बिल्कुल सही है कि बिग बैंग की तुरंत बाद ब्रह्मांड अत्यधिक अपारदर्शी हो गया था और वह वायुमंडल बनने तक तापमान बढ़ता रहा, तो बिल्कुल सही है। तो ए और कथन सही है, कारण भी स्पष्टीकरण कर रहा है, तो अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःसागरीय कैनियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, सही नहीं है, अर्थात गलत देखना है, गलत देखना है इसमें। अंतःसागरीय कैनियन तीव्र ढालों वाली गहरी घाटियां हैं। तो अंतःसागरीय गहरी घाटियों वाला है, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि हाँ है, अंतःसागरीय कैनियन तीव्र ढालों वाली गहरी घाटियां है। ये सामान्यतः तट के समानांतर स्थिर होती है। नहीं, ये गलत है, यह आपकी लंबवत होती है, समानांतर नहीं बल्कि लंबवत होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये महाद्वीपीय तट ढाल और उत्थान तक ही सीमित होती है, बिल्कुल सही। हडसन कैनियन हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है, बिल्कुल सही है। इसमें पूछा क्या है, कौन सा कथन गलत है, तो अर्थात बी हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें, डागर बैंक ये आपका उत्तरी सागर में स्थित है, उत्तरी सागर में, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। ये इंग्लैंड के पूर्वी तट से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक टीला है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इंग्लैंड से 100 किलोमीटर दूर एक टीला है, तो ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी के ठीक नीचे आने वाले ज़्यादातर भूकंप मैग्मा की हलचल के कारण आते हैं, तो बिल्कुल सही है कि मैग्मा जो नीचे होती है वो बाहर निकलना चाहती है और बाहर निकलने के क्रम में दबाव डालती है, जिससे भूकंप ज़्यादातर आते हैं। दूसरा बोल रहा है कथन, विश्व में ज़्यादातर भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों पर आते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो ये भूकंप आते हैं मैग्मा की वजह से चाहे और भी, तो ये जो ज़्यादातर होते हैं वो जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके किनारों पर, उसके रगड़ से आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर आते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके वितरण से मिलान कीजिए। तो जैसे चट्टान एक तरफ दिया है, एक तरफ उसकी विशेषता दिया है, तो चलिए देखते हैं। जिसमें पहला दिया है धरवाड़ चट्टान प्रणाली, तो धरवाड़ चट्टान प्रणाली आपका हो जाता है, ये सबसे पुराना आर्कियन चट्टान है, अर्थात ये हो जाएगा आपको 3 इसमें मिला है, जैसे सबसे पुरानी आर्कियन युग की चट्टान का हिस्सा है। विंध्यन पर चट्टान प्रणाली, आपको विंध्यन का विस्तार कैमूर तक है, बिहार में कैमूर तक है, इसको याद रखिएगा। तो विंध्यन चट्टान प्रणाली है जो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलेमाइट, क्वार्ट्ज और सेल जैसी चट्टानें प्रणाली की प्रमुख घटक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। क्वाटरनरी चट्टानें जो है, ये क्वाटरनरी चट्टानें ये हिमालय के प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। ये मुख्य रूप से गंगा के पास के क्षेत्र में ज़्यादातर पाया जाता है,
तो ये आपका हो जाएगा 1। और टर्सरी युग की चट्टानें ये आपका पश्चिम चंपारण जिले में पाई जाती है, बिल्कुल सही। तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो आपका 3 4 1 2 ऑप्शन देखते हैं, 3 4 1 2, 3 4 1 2 अर्थात ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण का जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति और लवणीय दलदल और मेघमा जैसे 21 द्वीप शामिल हैं। यहाँ पे 21 द्वीप शामिल है। तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये मन्नार की खाड़ी जो आपको नीचे भारत के नीचे तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। तो ये मन्नार की खाड़ी में, इसमें 21 द्वीप समूह हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूछ रहा है। दक्कन का पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचे होते जाते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो दक्कन के पहाड़ हैं ये बिल्कुल सही है कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो ऊंचे होते जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है, मालवा का पठार विंध्य श्रेणी से ऊंचा है जो पठार की पूर्वी भाग बनाते हैं। तो जो विंध्य का है ऊंचे हैं और जो पठार का पूर्वी भाग बनाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये उल्टा दिया है। आपको मालूम होगा कि विंध्य की सबसे ऊंची चोटी लगभग 2467 फीट है, और जबकि विंध्य की सबसे ऊंची चोटी आपको हो गया 2467 मीटर। तो उससे मालवा की जो होती है वो आपको 2000 मीटर तक ही होती है। तो मालवा की, विंध्य की ज़्यादा है, मालवा की कम है, तो ये गलत उल्टा दिया हुआ है। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों को पृथक करती है। तो ये बिल्कुल सही है, पश्चिमी सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी को पृथक करती है, अलग करती है। चौथा कथन दिया है, छोटा नागपुर का पठार पूरा पाषाणकालीन ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी सही है, छोटा नागपुर का जो पठार है वो ग्रीस और ग्रेनाइट की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें हो जाएगा 1 3 और 4, 1 3 और 4 अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, धरवार चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो धरवार चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, ये आपका सही नहीं है। धरवार चट्टान में प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, अब्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। तीसरा कथन है, कडप्पा श्रृंखलाई हीरो के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी गलत हो जाएगा। कडप्पा है वो कडप्पा आपके बलुआ पत्थर, सील और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, तो गलत हो जाएगा। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, अरावली पहाड़ी में कोई पेट्रोलियम भंडार नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें पूछा है सही कौन सा है, अर्थात ऑप्शन बी सिर्फ सही है, अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो शिकागो मिशिगन झील बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि मिशिगन में है। क्लीवलैंड या इरी झील बिल्कुल सही है, इरी झील के पास में ही है, इरी झील के किनारे। उसके बाद है डेट्राइट जो है ये आपको डेट्राइट नदी में स्थित है, डेट्राइट नदी में, ये इसी नाम का एक नदी डेट्राइट नदी में, ना कि सुपीरियर, तो ये गलत हो जाएगा। और टोरंटो जो है ओंटारियो झील में है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा है कि गलत कौन है, अर्थात हो जाएगा सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2, जैसे कोयला खदान दिया हुआ है और देश दिया हुआ है इधर, और सही मिलान हमको करना है। जैसे कारागंडा बेसिन जो है ये आपका होता है कजाकिस्तान में, ये कहाँ है, कजाकिस्तान, अर्थात 1 का 4, तो 2 गो में दिया है, तो सी और डी तो नहीं होगा। अगला देखते हैं, पेचोरा बेसिन, जो पेचोरा बेसिन है ये रूस में है, तो बी का 2, तो बी का 2 सिर्फ बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, सी का 3।
पोलैंड। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। मतलब भारत का कौन सा सेल है जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला 90% से भी अधिक कोयला पाया जाता है। तो ये है ये आपका होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के पास। गोंडवाना क्रम की चट्टान, आप जानते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें ज़्यादातर झारखंड के पास में है और वहीं से ज़्यादातर कोयला निकाला भी जाता है। तो ये हो जाएगा गोंडवाना क्रम, अर्थात ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसमें कौन सा सही है। तटीय मैदान के बारे में पूछ रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान, यह एक संकीर्ण पट्टी है। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल सही है, ये संकीर्ण पट्टी है। पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो संकीर्ण पट्टी है। यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यह पत्तनों के विकास के लिए जो ये बंदरगाह होते हैं, पत्तन होते हैं, विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करती है। तो बिल्कुल सही, आपको मालूम है कि पश्चिमी तट पे बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए हैं। इसके सुविकसित डेल्टा है। तो ये भी सही है, सुविकसित डेल्टा है। कोई कि पश्चिमी जो गिरने वाली नदियां है वो ज़्यादातर मौसमी नदियां हैं, मतलब मौसम में ज़्यादातर मौसम जो मानसून आता है उसमें पानी रहता है उसी टाइम में, बाकी टाइम में ज़्यादातर पानी रहती नहीं है। और जो अवसाद होती है वो अपना मैदानी भाग के जो क्षेत्र होते हैं, भ्रंश घाटी, उसमें जमा कर देती है। तो इसीलिए वहाँ की सुव्यवस्थित डेल्टा बनाती है सर। तो चारों ऑप्शन सही है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। अल नीनो जलधारा के बारे में पूछ रहा है। तो आपको मालूम होगा कि अल नीनो जलधारा ये प्रशांत महासागर में होती है, और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, और पूर्वी प्रशांत के पेरू के पास में ज़्यादातर ये होती है, पेरू के पास में स्थित होती है पूर्वी प्रशांत में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, आज हमने ये ख़त्म कर दिया। अगले दिन अब अगले टेस्ट लगाएंगे, अगला टेस्ट दूसरा सब्जेक्ट का। तो चलिए, और अगला देखते हैं, अगला वीडियो आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू।